अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज मार्का हक शुरू किए हुए 1 साल मुकम्मल होने को है। पाकिस्तान के ऊपर एक जारियत मुसल्लत की गई। इंडिया ने एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम के नाम पर और पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया। मगर होता क्या है, पाकिस्तान पे हमला और उसके बाद जब शाहीन हरकत में आते हैं तो इंडिया का सारा गरूर खाक में मिल जाता है। इंडिया के 8 त्यारे गिरते हैं, जिनमें उनके जदीद त्यारे राफेल भी शामिल हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया जाता है, उनका मिज़ाइल सिस्टम तबाह किया जाता है और इंडिया पूरी दुनिया के अंदर नज़रें मिलाने से हिचकिचाता है। और आज जब 1 साल मुकम्मल होने को आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर मार्का हक का जश्न मनाया जा रहा है और इंडिया की जानिब से दोबारा एक दफ़ा झूठ का बाज़ार गर्म है। चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उनका गोदी मीडिया हो, चाहे उनकी गवर्नमेंट के दीगर लोग हों, आज बड़ी ढटाई से वो ये कह रहे हैं कि मार्का हक, ये जो जंग थी इंडिया और पाकिस्तान की, इसके अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब हम अपने तौर पर जो कहते हैं वो तो उसमें चलें, कुछ हम उसमें गलत कह सकते हैं, कोई उसके अंदर शामिल कर सकते हैं कोई थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन अब तो पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की दफाई सलाहियत कहाँ तक पहुँची है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जो त्यारों का जिक्र कर रहे थे, हम तो 8 कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 11 त्यारे इंडिया के गिरने का उन्होंने बताया दुनिया को। अब इस मार्का हक की क्या सिग्निफिकेंस है और मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की दफाई सलाहियत से इस मुल्क को, इस कौम को, उसके क्या समरात मिलेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, बिलखसूस ईरान अमेरिका जंग की वजह से जो मुआशी तौर पर एक दबाव है पूरी दुनिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक मुआशत का बोझ इस वक्त नज़र आ रहा है, वो कैसे बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान की अवाम को कैसे सुख का सांस मिल सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली हैं जनाब नताशा दौलताना साहिबा। उनके साथ साथ बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं जनाब डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा और डॉक्टर इरफान साहब बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हमें हफीज़ुल्लाह न्याई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर नताशा दौलताना साहिबा, मार्का हक 1 साल मुकम्मल होने को है और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए उन्होंने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान को उन्होंने मलाइन करने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और उनको जवाब दिया तो वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। आप क्या समझती हैं कि हमारी ये जो दफाई सलाहियत है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत थी या हमारा जज्बा मानी था या हमारी अफवाज की जो एयर फोर्स और हमारी ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी तरबियत थी कि हमने इंडिया को नाको चने चढ़वाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगी हमारी पाक फ़ौज को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जो हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको। यकीनन ये मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी हमारी ये कामयाबी है। जिस तरीके से आपने देखा कि इंडिया ने हम पे एक जारहाना जो है वो हमला किया, हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं यहाँ पर सलूट भी करना चाहती हूँ उन शाहीनों को जिन्होंने आसमान की बुलंदियों में जाके हार्ड पावर का इस्तेमाल किया और यकीनन उन्होंने मैं कहती हूँ कि एयर सुपीरियॉरिटी जो है उसको फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी से कम नहीं हैं और आपने जैसे देखा ही होगा कि इस कुछ दिनों की जंग में पाकिस्तान ने इतना अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को कि वो जंग कुछ दिनों बाद ही ख़त्म हो गई। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहती चलूँ कि जो हमने इस सारे जंग के प्रोसेस में देखा, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में एक जो नेशनल यूनिटी को फ़रोग़ मिला, जिस तरीके से सारे खित्ते के लोग, हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हों। बट जब पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान की सालमियत की बात आई, तो सारे के सारे एक पेज पे खड़े हो गए। यहाँ पर मैं अप्रिसिएशन करूँगी, हमारी गवर्नमेंट की अप्रिसिएशन करूँगी, मैं यहाँ पर जो आपके सिविल अदारे हैं मैं उनकी अप्रिसिएशन करूँगी, हमारी कौम की करूँगी, मीडिया की करूँगी। जिस तरीके के साथ मीडिया ने इतने अच्छे अंदाज में अपने जो फ़राइज़ थे वो सर अंजाम दिए। आपने देखा ही होगा कि एक तरफ इंडियन मीडिया जो है वो किस तरीके के साथ अपना मजाक ही उड़ा रहा था और बात का बतंगड़ बना रहा था
और ये ना कि सिर्फ पाकिस्तान में उनकी उनका ग्राफ डाउन हुआ, बट आलमी सतह के ऊपर भी। तो मैं ये कहती चलूँ कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा रेडी है और फॉर एवर विल ऑलवेज़ बी रेडी। पाकिस्तान की तरफ कोई गलत आंख उठा के देखे तो सही, तो हमारा इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब आएगा। जी शुक्रिया। फिजला नई साहब, वेलकम टू आवर शो। ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के ऊपर बात हो रही है, मार्का हक की बात हो रही है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने जो इंडिया को नाको चने चुभवाए, और आज भी इंडिया बयानिया की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक तो ज़मीनी हकायक जो है वो तो पूरी दुनिया ने देखे कि पाकिस्तान ने किस तरह उस जंग के दौरान कामयाबी हासिल की, लेकिन ये जो एक झूठा बयानिया इंडिया बना रहा है और इंडिया का मीडिया बना रहा है, ये इस वक्त उसकी क्या अहमियत है कि ये क्या बयानिए के ज़रिए एक हारी हुई जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इंडिया हमेशा जब हालात दगरदू होते हैं तो जरूर एक अंगड़ाई लेता है, करवट लेता है। जब 79-80 में हमारे बैग जॉर्ड में अफगानिस्तान में बहुत एक घुमसान का रन पड़ा हुआ था, एक दंगल था, तो हमें जो है, शायद आप लोगों ने खुद भी उसके बारे में इल्म रखते हो सारे, कि 83-84 में इंडिया इजराइल ने पाकिस्तान के एक होटल के ऊपर हमले की कोशिश की। फिर 86 में उनका एक ऑपरेशन था जो कि न्यूट्रलाइज किया था। 86 के अंदर उनकी फॉर्मेशन हुई थी, जो 87 में जाके जवाहरलाल ने इंडिया के टूर पे जाके उनके कान में राजीव गांधी के कहा था कि अगर आपने जरा हरकत की तो मैं हम नियुक्त कर देंगे। ये बिल्कुल मैसेज देने के लिए क्रिकेट मैच, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से दुनिया ने देखा। तो वो क्यों किया था? क्योंकि हम अफगानिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी एक दलदल के अंदर फंसे हुए थे, बड़ा अजीबोगरीब सूरत वहां पे, और पूरा मुलव्वस थे वहां पर। तो अब भी चूंकि जो ईरान के हाथ में जो कुछ हो रहा है, तो उसके मैं तो उसकी थोड़ा सा मेरे ज़हन में इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि इजराइल ने भी जरूर उसको इशारा दिया होगा आजकल, जिसकी वजह से वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। उनकी जरूरत नहीं करेंगे, वो एक और मौजूद है, लेकिन जरूर इजराइल ने किया होगा कि जी आप पाकिस्तान को इंगेज रखें, क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल के जो जेस्चर्स आ रहे हैं और जो कुछ हो रहा है कि वो हर इंतहा तक वो जाने के लिए अमेरिका को भी उकसा रहा है और खुद भी उकसाए जा रहे हैं। तो फर्ज क्या, एक हाइपोथेटिकली मफरूजा ले लें कि इजराइल अमेरिका, जिसके ट्रम्प साहब ने परसों ही कहा कि गोला उठेगा आसमान के जगह, क्या मतलब है? वो जो न्यूक के जो मशरूम जो फ्लेम है उसकी वो बात कर रहे थे, और बड़ा उसमें अमेरिका में कंट्रोवर्सी उसकी आई हुई है बहुत ज्यादा। तो उनका ख्याल है कि जब अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो पाकिस्तान को इंडिया एंगेज कर ले। मेरा इसमें दो राय नहीं है कि इसके दूर की अगर मैं कोड़ी लाऊं तो उसमें एक सूरत तो ये है। दूसरा भी इंडिया जो है वो जो पिछले साल उनको बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेडली इतना बड़ा घाव लगा और पाकिस्तान को उसी एक ऑपरेशन ने 7वें आसमान में पहुंचा दिया है, और इंडिया जो है वो इस रुसवाई के, जिल्लत के और एक जो है उसमें गड़े पड़े। हर जगह ये मिसाल दी जा रही है। ट्रम्प साहब मजीद हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो हमेशा उनको हर दूसरे चौथे हफ्ते वो फरमा देते हैं कि जी को इंडिया को पाकिस्तान ने वो 10 गुना बड़ा मुल्क था जी, ये 2-2.5 करोड़ बंदा मर सकता था, ये कर सकता था, 10, 11, 12 जहाज गिरा दिए। तो मेरा ख्याल है, लेकिन हमें कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने पहले भी बहुत होंगे, मीडिया पे तो बिल्कुल ही तवज्जो देनी चाहिए, ना हमें अपने एनर्जी जाया करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को फ्रस्ट्रेशन है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन की तरफ अगर हम मुतवज्जो होते हैं तो मसला ये है कि वो थोड़े से उनके पैसे पूरे हो जाते हैं कि यार देखो हमने इनको अपनी तरफ ड्रॉ कर लिया है। हमारे अपने पास इतने औसाफ हमीदा बन चुके हैं, इतना हमारा अच्छा प्रोफाइल है, हम उसी को उजागर करें। जो कोई हमने किया है ऑपरेशन जो मार्का हक में किया है, और उसके बाद हमने ऑपरेशन बुनियाद मखसूस में 10 तारीख को जो कल है जो हमारी परफॉर्मेंस रही है कि हमने S-400 बैटरी जो है उनकी उड़ा के रख दी। जी बिल्कुल। अरे छोटे छोटे काम उसमें हुए हैं कि नाकाबिल यकीन चीजें वहाँ पे हुए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसी की कमाई खा रहे हैं हम। तो चाह दें कि इंडिया वाला तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें कहाँ पे हमारी कौम का जो मोरल था 22 अप्रैल से पहले या 6 मई से पहले कहाँ था। हम समझते थे कि हमारा इंडिया को मुकाबला नहीं है, वो हमारे लिए लुकाते थे जलसों में, हम घुस के मारेंगे। अब हम घुस के मारेंगे। अब उसके बाद बताए पिछले साल
एक दफा मोदी जी के मुंह से निकला कि घुस के मारेंगे, और वहां पे वो अपना जो कहता है कि आशिकी में इज्जत सादात भी गई, वो जो थोड़ी सी इज्जत कुछ थी उनकी अपनी उतनी बेतौकरी हो चुकी है। तो मैं तो समझता हूँ जी हमें तो जो ये जो 4 दिन की जंग जो कोई दे गई है, कम से कम जिस उम्र के हिस्से में मैं हूँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कभी मेरे तस्वर भी था कि मैं ऐसा पाकिस्तान जो है देख पाऊंगा। हमने तो यही सोचा था कि जी अब हम जो है बस इसी तरीके से एक कदम आगे चलेंगे, 2 कदम पीछे फिसल जाएंगे, और ऐसे मुल्क में रह रहे होंगे जिसके अंदर कोई कल जिसकी सीधी नहीं होगी। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, और इंडिया को फर्स्ट होने दे जितना हो सकता है। बिल्कुल न्याय साहब, बड़ी अच्छी बात की है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और इसमें हमें इंडिया का वाकई शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर इंडिया हमारे ऊपर इस तरह जारियत मुसल्लत ना करता तो शायद हमारी दफाई सलाहियत इस तरह पूरी दुनिया के सामने ना आती, और जो इंडिया के सामने एक हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे वो भी सारी सूरत हाल इस वक्त क्लियर ना होती, और आज पाकिस्तान जिस इज़्ज़त के मुकाम पर खड़ा है शायद आज इस वक्त इस मुकाम पर ना पहुंच पाता। डॉक्टर इरफान साहब, एक जानब तो इंडिया ये जारियत उन्होंने की, पाकिस्तान पे हमला किया, दूसरी जानब एक आबी जारियत भी उसने जारी रखी हुई है। आप सिंध तास मुआहदा उसको मुअत्तल किया और पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अब ये सिंध तास मुआहदा, इसमें हम इंटरनेशनल फोरम पे भी गए हैं, अभी तक उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला, और इसकी क्या ख्याल है कि ये क्या सिंध तास मुआहदा वर्ल्ड बैंक उसमें करेगा अपना रोल प्ले, इसको बहाल करवाया जा पाएगा? देखिए जी, पाकिस्तान और इंडिया के मबैन 1947 से लेके आज तक हम देखते हैं कि हर महाज के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया की, चाहे वो आबी महाज हो, फ़िज़ाई आपका महाज हो, आपका बर्री महाज हो, मुख्तलिफ औकात के बाद आप देखते हैं कि दोनों ममालिक आमने सामने होते हैं। अगरचे इस जंग के नतीजे में आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर तरह की तजारत जो है वो भी मुअत्तल है। आपकी फ़िज़ाई हदूद भी आपने एक दूसरे के लिए बंद की हुई हैं, और इसी तरीके से ये जो सिंध तास मुआहदा है वो भी उसी जंग के बाद का जब आप तनाजुर देखते हैं तो उसमें सिंध तास मुआहदे को इंडिया ने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बंद किया था कि पाकिस्तान ने ये जो रिटेलिएट किया है। तो देखें, जब भी दुनिया में ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, 1960 के अंदर आपने सिंध तास मुआहदा इंडिया के साथ किया, 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, 3 दरिया जो हैं वो इंडिया के हिस्से में आ गए। तो पाकिस्तान ने हमेशा से जो कश्मीर का रीजन है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक उन वेन्स का काम करता है, जैसे इंसानी जिस्म के अंदर रगें पूरी जिस्म को खून पहुंचाती हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की खेतों में जो पानी पहुंचता है वो कश्मीर से बहने वाले जो दरिया हैं वहां से पहुंचता है। और कायद-ए-आज़म की बड़ी कैटेगोरिकल ये पॉलिसी थी कि जो कश्मीर है ये हमारी शाहरग है, और शाहरा कहने का मतलब ही ये था कि अगर इसके अंदर अगर आप इसको इंडिया जो जिसको आप अपना अटूट अंग समझता है, जो एक दीवाने का ख्वाब है, रहेगा और है इस वक्त, तो ये तो कभी वो पूरा नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने अपना जो डॉक्ट्राइन दिया हुआ है सिक्योरिटी का, उस डॉक्ट्राइन के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये मेंशन किया है कि नॉर्थ टू साउथ जब भी पाकिस्तान के ऊपर आबी जारहियत की जाएगी तो पाकिस्तान इसको अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हुए इसके खिलाफ इसको जंगी इक़दाम समझेगा, और जो फिर जंगी इक़दाम के तनाजुर में आपने उसको जवाब देना होता है उसी तनाजुर में उसका जवाब दिया जाएगा। और ये इंटरनेशनल लॉ जो है ना, अगरचे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी जो कानून है उसके ऊपर उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ आपको नजर आता है अमेरिका भी, इजराइल भी, और जो इंटरनेशनल लॉ के जो अदारे हैं उस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन देखें, जो आपकी प्रिग्मेटिक डिप्लोमेसी होती है ना, उस डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी बैकएंड के अंदर आपके पास एक हार्ड पावर मौजूद हो। अभी आप देखते हैं कि ईरान के साथ 2 दफ़ा मेडिएशन की कोशिश की गई, और मिडिल ऑफ द टॉक अमेरिका या इजराइल आपको बमबारी करता हुआ नजर आता है। आपने देखा जब पहलगाम के वाक़े के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान को कोई टेबल टॉक पे आने की जरूरत पेश नहीं आई। पाकिस्तान ने अपनी प्रिग्मेटिक डिप्लोमेसी को अब थ्रू द हार्ड पावर जो था उसकी मैनिफेस्टेशन के जरिए से इन्फोर्स कर दिया। देखिए, ये हमेशा रियासतों की ताकत होती हैं। ये डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं, दीज आर नॉट द रूल्स बट द टूल्स
टू एक्सप्लॉइट द इंटरेस्ट ऑफ द जो निचली स्टेट्स होती हैं। तो इनको आप रूल मत समझें कि IMF इसके अंदर मौजूद था, इसको एक टूल के तौर पर हमेशा बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन टूल्स के खिलाफ आप हमेशा अपनी ताकत के जरिए से अपनी चीज़ों को मनवाते हैं। और इंडिया जो है, जो उसका पहलगाम अटैक के बाद जो हमने बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ना सिर्फ रिटेलिएट किया, रिटेलिएशन के नतीजे में अपनी जो डिप्लोमेटिक जो प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी थी उसको इन्फोर्स करवाया, और इसकी इन्फोर्समेंट ने आपको जहां रीजनल इक्वेशंस के अंदर जो साउथ एशियन डिस्कोर्स की रीजनल इक्वेशन है उसके अंदर पाकिस्तान को रेलिवेंट किया, आपको बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान के हिस्से पाकिस्तान की तरफ जो है वो होता हुआ नजर आया। वहां पे आपने वो जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन की, इंडिया हमेशा से ये कोशिश करता था कि मैं पाकिस्तान को डीहाइफनेट कर दूंगा 71 की वॉर के बाद, कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को दुनिया को पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी ताकत से ये चीज दोबारा से हाइफनेशन के अंदर लेके आया है कि कश्मीर आपका अटूट अंग नहीं है। इस वाक़े के बाद ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है, ये बायलैटरल इशू है, और इसको अगर आप टेबल टॉक पर ये हल नहीं करेंगे, और ये दोनों अक़वाम के अंदर जो सेम ऑफिसेज हैं ना, उनमें बैठे हुए लोग इस बात का अदराक रखते हैं कि दोनों ममालिक के लिए जंग कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों ममालिक को अपने तमाम मामूलात, आपने 65 में जंग करके देख ली, 71 में देख लिया, कारगिल का वाक़या हो गया, और पै दर पै वाक़यात हुए, तो कोई भी फैसला कुन ना इंडिया की तरफ से आपको कोई चीज नजर आती है। जी डॉक्टर साहब, तो इस बिल्कुल में बड़ा जरूरी है कि आप टेबल टॉक के जरिए से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहिरा अब्बासी साहब, आपकी जानिब आने से पहले एक वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहिरा साहब, हम बात कर रहे थे बुनियादुल मरसूस के ऊपर, मार्का हक के ऊपर। अब जब इंडिया की जानब देखते हैं तो इंडिया के साथ इजराइल वाज़े तौर पर हमें खड़ा हुआ नज़र आया, और इस पूरी जंग के अंदर प्रैक्टिकली इजराइल उनके साथ लड़ाई लड़ रहा था, उनको सपोर्ट दे रहा था, जबकि पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान ने अकेले लड़ा। लेकिन इंडिया की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने इस जंग 3 ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ी, पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की भी खड़े थे। इसमें क्या हकीकत है? क्या पाकिस्तान को चाइना और तुर्की ने उस तरह की सपोर्ट दी जो हमें इजराइल की नज़र आई है इंडिया के अंदर? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो होता है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो दूसरी कंट्रीज को देती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की सपोर्ट के मामले की बात है कि टर्की और जो सेकंड स्टेट आप मेंशन करें चाइना की, वो दो सपोर्ट था, तो डेफिनेटली एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको देते हैं। लेकिन कभी भी आप जंग जो है वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ऊपर नहीं विन करते हैं। जाहिर है कि आपको अपना मसल जो है वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस जो है वही प्रूव करती हैं। और हमने देखा है कि ये जो 4 डेज वॉर हुई है इसके अंदर किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो विन किया है, हमारी एयर फोर्सेस ने। और ये जो वॉर थी ये एक 1 डायमेंशन वॉर नहीं थी, ये मल्टी फ्रंट पे वॉर जो है वो लड़ी जा रही थी। फॉर इंस्टेंस एयर, लैंड, वाटर के अंदर तो ये वॉर थी इसके साथ साथ साइबर डोमेन के अंदर ये वॉर जो है वो बहुत ज्यादा थी। और हमने देखा कि किस तरह से साइबर के अंदर जो है हमारे जो कहते हैं कि क्वाइट वॉर जो थे वो लड़ रहे थे, तो साइबर वॉरफेयर के अंदर भी हमने उनको बहुत अच्छी तरह से जो है उनके 4 जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के वेबसाइट्स थे वो पाकिस्तानी जो साइबर हैकर्स थे या अटैकर्स थे उन्होंने वहाँ पे वो किया है। तो ये कहना इंडिया की तरफ से, आई थिंक दिस इज अटरली अ प्रोपेगेंडा बाय द इंडियन मीडिया, और वो इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह के नैरेटिव जो है वो बनाते रहते हैं। तो हमें इस तरह के नैरेटिव के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए। वेयर एज ऑफ कोर्स हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ थे, हम उनको वैल्यू भी करते हैं। जहाँ तक इंडिया और इजराइल के नेक्सस की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जो नेक्सस डेवलप किया इंडिया ने, इसने बहुत हद तक इंडिया को जो है वो आइसोलेट भी किया है रीजन के अंदर। अगर आप करंट सिनेरियो के अंदर देखें,
इसमें जो ईरान वाली वॉर है उससे पहले जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं कनेसेट के अंदर, उन्होंने वहाँ पे स्पीच किया और उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है वो फादरलैंड है और इंडिया जो है वो मदरलैंड है, और एक नेक्सस, और उसके जवाब में नेतन्याहू साहब ने हेक्सागन ऑफ अलायंस की बात की है। तो ये जो नेक्सस उन्होंने बनाने की कोशिश की है, वही नेक्सस जो है वो उनको उल्टा पड़ गया, और हमने देखा कि जो करंट निगोसिएशन है, करंट डिप्लोमेसी है रीजन के अंदर, जिसमें पाकिस्तान एक की मिडल पावर के तौर पे उभरा है, तो इंडिया इसमें बहुत हद तक आइसोलेशनिज्म का शिकार हो गया है इसी अपनी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि दिस रीजन इज definitely an important region for all the stakeholders, and India is of course important stakeholders, तो cooperation within the region जो है वो करनी ज़्यादा ज़रूरी है, I believe, rather than कि आप प्रोपेगेंडा के अंदर जाएं या वॉर के अंदर जाएं। इंडियंस को ये समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। नताशा साहबा, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इंडिया के अंदर, हम देखते हैं कि हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। फिर एंटी पाकिस्तान, एंटी मिनॉरिटीज़, वो उनकी जो सारी आप देखें सारा फोकस इस पे है, और उसमें मोदी और मोदी गवर्नमेंट को फ़ायदा भी पहुंचा है। अभी हमने उनके जो स्टेट इलेक्शन देखे हैं उसके अंदर 3 स्टेट्स के अंदर तो बीजेपी को, एक स्टेट में तो क्लीन स्वीप किया उन्होंने, और 2 स्टेट्स के अंदर वो मखलूत गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि ये बीजेपी का सारी जो सियासत का दारोमदार है वो सिर्फ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है उनका? जी, मेरे ख्याल में जो बीजेपी का जो ये आप कह लें जो किबला है वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, एंटी मुसलमान है। एंटी पाकिस्तान तो है ही है। अच्छा, वहाँ पे तो जो क्रिश्चियंस और बाकी मिनॉरिटीज़ है वो भी महफूज नहीं है? नहीं, बिल्कुल महफूज नहीं है, वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही महफूज है। बट ये पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ तो एक आपको पता है कि हमारी डेकेड्स ओल्ड एक हमारी एक आइडियोलॉजी और एक जंग चलती आ रही है, तो एक वो भी उसकी वजह है। और उसके अलावा भी जो जिस तरीके से मेरी बहन ने कहा कि जो ये आपका हिंदुत्व ज़ायनिस्ट आपका जो ये नेक्सस बन चुका हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हम देखते ऐसे ही हैं कि जब कोई इलेक्शन आता है तो मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर देता है, मुसलमानों के ऊपर हमले शुरू कर देता है, और वो अपने जो हिंदू उसके हैं सपोर्टर्स, उनकी वो सपोर्ट लेता है। तो यकीनन मैं ये कहती चलूँ कि ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है बात, और इसको हमें एक आलमी सतह के ऊपर हमेशा अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो पहले भी इस पे आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी उठाएगा। पाकिस्तान में आप जैसे देखते हैं कि हमारे भी यहाँ पर बहुत सारे जो है सेक्ट्स के लोग भी रहते हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पर हम अपने चुन चुन के अपने जो माइनॉरिटीज़ को लोग हैं उनको हम निशाना नहीं बनाते, और हम एक ह्यूमन राइट्स के जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसकी मद में हम रहते हैं। तो ये अब कह लेना कि जी मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल अपना फ़ायदा उठाती है, इट इज़ फॉर द टाइम बीइंग, और उसको अपना कोई ना कोई मकसद पूरा करना होता है, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। न्याय साहब, इसी से थोड़ा सा हटके एक सवाल है कि क्योंकि इस वक्त बड़ा इशू तो ईरान की जंग है, और गुज़श्ता दिनों प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब चाइना का दौरा करके आए। अब ये 14-15 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी चाइना जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि इन दौरों की क्या सिग्निफिकेंस है, कि ट्रंप के दौरे से पहले पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का चाइना का दौरा और ट्रंप के दौरे के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का चाइना का दौरा। मैं उससे पहले 2 कमेंट्स दूंगा जी। ये जो इसके चाइना का रोल जो है पाकिस्तान की वॉर में, ये वैसी है जैसे ईरान के अंदर है, क्योंकि ये वॉर जो है, ये जो चाइना के जो है सैटेलाइट नेविगेशन कॉन्स्टलेशन सिस्टम्स है, बेडू 3, ये उन्होंने जनवरी में ईरान के साथ साइन किया है, और पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब 2019 के अंदर प्रेसिडेंट चाइना ने दिया था, जब हमला किया था वो जो क्या कौन सा था जो मार्च के अंदर इंडिया ने ऑपरेशन किया बालाकोट के ऊपर। जी जी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। एग्जैक्टली ईरान की जंग के भी पहले हफ्ते में चाइना का ये स्टेटमेंट ईरान के बारे में है, क्योंकि सारी जंगें लड़ी गई हैं। आपने देखा होगा कि जी इंडिया के जो असल जो जहाज गिरे हैं, तो क्या गिरा बियॉन्ड विजुअल रेंज, चाइना का जो इक्विपमेंट है वो उसने बता दिया कि जो वेस्टर्न का चाइना का बेडू सिस्टम जीपीएस वगैरह से
या जो वेस्ट का जो गैलीलियो सिस्टम उनसे सुपीरियर है, उसकी नेविगेशन, उसकी जो प्रिसीजन, उसकी जो पोजीशन जो है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, जो सर्वेलेंस है, वो बहुत ज्यादा है। तो चुनाचे टेक्निकली इंडिया कहता है कि जंग चाइना ने लड़ी है, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो ईरान और पाकिस्तान डिटो कॉपी है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारा एक इसके बारे में एक हमारी पूरी एक लॉन्ग स्टैंडिंग है, और हमारा और चाइना का इस वक्त ताल्लुक इतना है कि जो हमारा डिफेंस है वो किसी जमाने में बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जूते के तस्मे से लेके बंदूक की गोली तक अमेरिकन होते थे। अब यही हालत यह है कि हमारे ये अपनी चीजें हैं, या अगर हमारी कोई किसी की कुछ चीज है हमारे पास, तो चाइनीज है। तो एनीवे, दूसरा बात है दौरे जो है, जो ट्रम्प का दौरा है जी, ट्रम्प का दौरा जो बड़ा क्रिटिकल दौरा है। वो जाहिर है 2-3 चीजें हैं जो उसकी डिस्कस करनी है। एक वो उनके टैरिफ की बात करनी है, और दूसरा उनकी है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है। अच्छा। वो अगर चाइना नहीं देता तो उनकी सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी वो भी मुतासर होती है, और बाकी चीजें भी उनकी बहुत मुतासर होती है, क्योंकि चाइना इस वक्त 80-90% उसकी मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। बाकी भी जगह से जहां से अफगानिस्तान है या इवन पाकिस्तान है, तो वहां भी चाइना की रिसाई जो है दुनिया के बाकी मुल्कों से ज्यादा है रेयर अर्थ मिनरल्स में। अब ट्रंप जब चाइना जा रहा है तो उसका ताल्लुक कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौरे से तो उसका नहीं होगा, ना उसका जरदारी साहब के दौरे से था। वो ज़ाहिर है किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और तरीके से बड़े अहम थे और हमारे लिए है। लेकिन ये इस लिहाज से है कि आगे जो है दुनिया का जो नक्शा जो डेवलप हो रहा है, वो सारी चीजें अब डिस्कशन में आएंगी। अब मैं नहीं समझता हूँ कि ये ईरान के साथ जो जंग अमेरिका इजराइल की चल रही थी, तो इसके अंदर कोई शी जिनपिंग की और ट्रम्प का राब्ता नहीं हुआ होगा। पुतिन के साथ तो 2-3 जो उनकी कॉल्स थी वो सारी उनकी वो उन्होंने बता भी दिया कि उनके फोन पे बात हुई है बिटवीन। लेकिन इससे ज्यादा बात पुतिन से भी होगी और शी जिनपिंग से भी, क्योंकि ये जंग जो है बार बार दुनिया को एक बहुत बड़े मुआशी इक़्तिसादी बुरहान की भी धकेल रही है और एक कैटास्ट्रोफी की भी धकेल रही है। तो चुनाचे जब ये जाएंगे तो चाहते तो ये है कि कल जो परसों जो मंडे है उसको ईरान का जवाब आ जाए। अच्छा। मुझे लगता है कि ईरान उनको मायूस करेगा अमेरिका को। तो अच्छा। अमेरिका जो कुछ चाहता है कि वो एक ऐसा पेपर, असल में उसको 2 फ्रंट पे चाहिए। एक तो ये कि चाइना जाने से पहले उसे ये बताना चाहता है जी कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक हो गई, सेटल हो गई है। दूसरा जो 3 नवंबर को जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, जो उसके लिए स्वान रू बने हुए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी हमारे को पता है कि तारीख के अंदर किसी अमेरिकन के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है उसकी पॉपुलैरिटी इतनी लोएस्ट स्टेप पे नहीं थी जो ट्रम्प की है, और बिल्कुल एक भयानक हद तक कम है। और बाकी भी चीजें, उसकी सारी चीजें डिसअप्रूव हो रही है, हर चीज के ऊपर उसके खिलाफ वोट्स आ रहे हैं। हत्ता कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है नहीं है, इसके ऊपर 73% लोगों ने कहा, 77 के ना ईरान बना सकते ना है, हर चीज के ऊपर। तो चाहता ही है कि कोई ऐसा मुझे कागज का टुकड़ा मिल जाए जिसके अंदर भले से अंदरून खाना हम उसे वादा करेंगे जी अपना हुर्मत भी आप ले लेंगे, आपको रेपरेशन भी देंगे, आपको फलाम भी होगा, हर चीज, लेकिन कागजों के अंदर आप हमारी जीत दिखा दें। जाहिर है ईरान के लिए कभी अपना एक आगे निजाम है, तो ईरान ने बिल्कुल एक बड़े ठंडे मिजाज के साथ, अमल के साथ, बुर्दबारी के साथ, हिकमत के साथ मामला को आगे चला रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। जंग शुरू हुई थी तो ईरान अकेला था, और हर बंदे ने या तो लोग खामोश थे या उन्होंने उनको लैंड की थी, जो सपोर्ट लैंड की थी। बल्कि पाकिस्तान ने भी कहीं पे किसी तरीके से वहां पे हमें वोट देना पड़ गया था जब बहरीन पे और बाकी मुल्कों पे हमले हुए, तो उनको ईरान को कंडेम करना पड़ा। लेकिन आज ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका अकेले हैं, ईरान जो है उसमें सारी दुनिया खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया, जब साउथ कोरिया, जब ये सारे मुल्क आ जाए, जब नेटो जो है वो तितर बितर हो जाए, तो एक बड़ा जो माहौल जो है एक आप अंदाजा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अहम था अब्बास अरागची का दौरा ट्रम्प से पहले चाइना का। अब्बास अरागची का दौरा था, वो भी चाइना और रशिया दोनों के दौरे में, जब बल्कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर हैरत अंगेज तौर पर उनका जब आके मस्कत से उन्होंने घूस डाला था, तो दोबारा पाकिस्तान है कि वहां पे उनकी बात जब हुई मिस्र के वजीर खाजा से या तुर्की के या कतर के या सऊदी अरब के, तो उसके बाद उन्होंने जाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब को कोई बात डिब्रीफ किया होगा या ब्रीफ किया होगा या क्या बातें। तो वो ईरान इस वक्त चल रहा है पोस्ट वार सिचुएशन में जा रहा है, यानी कि उसके नजदीक वार जो है
ये खत्म हो चुके हैं। ईरान कन्विंस है कि अमेरिका हमला नहीं कर सकेगा। अच्छा। लेकिन आपको बिल्कुल अंडरमाइन ना करें ट्रंप को कि वो फर्स्टेड हो कारगिल देखो, दूसरी इसराइल की उसे बहुत खुश है कि हमला करें। लेकिन इसके बावजूद वो जंग के बाद जो खिता नजर आता है उसके वो हालात वाकयात कि किस तरीके से कोई इस्लामिक ब्लॉक बनना है रूस और चीन के साथ मिलके और उनकी जेर निगरानी, तो वो सारी चीजें जो उस पर डिस्कशन हुई होगी। इस पर राय में शायद ट्रंप के साथ डेफिनेटली इस वार के दौरान शी जिनपिंग से बात हुई होगी, लेकिन चूंकि चाइना का ये होता है कि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं उसकी बात वो भी नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दूसरा जो काउंटर पार्ट है वो भी वो बात ना करे, तो इससे बात तो सामने नहीं आएगी। लेकिन अमेरिका के थ्रू जो है वो उनके पास बहुत से वेबसाइट्स हैं जिनको खुद वो खबरें लीक आउट करते हैं, जैसे एक्सियोस को कर दी, वॉल स्ट्रीट जर्नल को कर दी, कि न्यूयॉर्क टाइम्स को कर दी, वो इस तरह कर आती रहेगी तो पता तो चल जाएगा। लेकिन अमलन ट्रंप जो है जिन हालात में जा रहे हैं, मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कि चाइना के साथ जो उनका दौरा कोई इतना कामयाब रहेगा। लेकिन चूंकि ये पहले मार्च में था, कुछ भी हो गया, ये 14 मई को हुआ है, 14-15 मई को उन्होंने जाना है। तो मैं चाहती हूँ समझता हूँ कि ट्रंप के पास जो है इस जंग का कोई एग्जिट प्लान नहीं है, कोई ऑफ रैंप नहीं है। वो इस जंग से 3 मार्च से निकलना चाहते, तो उनको 3 मार्च को एग्जैक्टली पता चल गया था कि जो मेरे जर्नैल थे वो सही कह रहे थे और जो पीट हेक्सट है या वहाँ पे स्टीव विटकॉफ बैठा था या नेतन्याहू बैठा था 11 फरवरी के शिफ्ट शुरू के कमरे में, तो वो जो थे सारे के सारे जो थे बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, कैसा बयानिया दे रहे थे जिसने अमेरिका को दलदल में फंसा दिया है। कांग्रेस भी यही कह रही है उनकी कि वहाँ पे डेमोक्रेट्स के दलदल में फंसे हुए हैं। तो एक अमेरिका खुद भी बहुत भयानक मकाम पे आया हुआ है और पूरी दुनिया को भी धक्के। बिल्कुल, न्याय साहब वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इस वक्त वो जंग से फंसे हुए हैं और वाकई उनके पास एग्जिट प्लान नहीं है। न्याय साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर इरफान साहब, जो सिंध तास मुआहदा उसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डाटा शेयरिंग भी बंद कर रखी है। अब जिस तरह पूरे इस खित्ते के अंदर आपको ग्लोबल वार्मिंग के असरात नज़र आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, अब आने वाले दिनों में आपको पता है कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सैलाब भी आएंगे। अगर डाटा शेयरिंग नहीं की जाती पाकिस्तान से तो उसके क्या नुकसानात हैं जो पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकते हैं, और इसके अलावा पानी की इस कमी की वजह से हमें ओवरऑल एग्रीकल्चर या बाकी हमारी जो हाइडल पावर है उसमें भी क्या क्या नुकसान हमें इसमें दरपेश है? देखिए आजम चौधरी साहब, जो पानी है ना, अब इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। मतलब अब जो रियासतें हैं ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पानी का मसला नहीं चल रहा। अब बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न स्टेट हैं, यूफ्रेट्स रिवर जो है अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर तो उसके ऊपर भी है, नाइल रिवर के ऊपर भी मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो अपना अपना क्लेम जो है वो करते हैं। इसी तरीके से जो इंडिया और पाकिस्तान की इक्वेशंस के अंदर ये मामला है कि इंडिया के पास लेवरेज ये है कि वो अपस्ट्रीम स्टेट है, कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी जो है वो फ्लो कर रहा है और उस पानी को वो फिर रोक के वहां पे किशन गंगा जो उनका प्रोजेक्ट है या जो रैटल उनका प्रोजेक्ट है वो उसको शुरू उन्होंने किया हुआ है। और पाकिस्तान अल्टीमेटली इस सारे सिनारियो के अंदर खामोश कभी नहीं रह सकता। अल्टीमेटली एक तो हमारे पास वर्ल्ड बैंक जो कि आर्बिट्रेटर का जिसने रोल प्ले किया था उसके पास ये ऑप्शन तो हमारे पास मौजूद है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो कभी भी इसको इंडिया को ये करने नहीं देगा। आपको वो याद होगी स्टेटमेंट हमारे आर्मी चीफ साहब ने दी थी कि अगर इन्होंने हमारे पानियों को रोकने की कोशिश की तो हम इनके सांस को रोक लेंगे। तो बात यह है कि वो ये जितने भी डैम बनाएंगे, ये जितने भी किशन गंगा डैम हो या रैटल डैम हो ये बनाएंगे तो पाकिस्तान इसको अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझते हुए पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के अंदर ये बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि अगर इंडिया ने इसको रोकने की कोशिश की और हमारे खेतों का जो पानी है उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया तो एक तो रास्ता आपके पास डिप्लोमेसी होता है, और वो हमेशा से आप डिप्लोमेटिक, पाकिस्तान तो पहले दिन से हर मामले को डिप्लोमेटिकली हल करना चाहता है। लेकिन इंडिया अगर टेबल पे नहीं बैठेगा, जो उसको बैठना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो पावर को प्रोजेक्ट किया है उसके बाद अब इंडिया के पास वो नहीं है कि हम जंग लड़के पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाएंगे। अब पाकिस्तान अपनी हार्ड पावर के जरिए से इंडिया के ऊपर ये लेवरेज उसने हासिल कर लिया है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। सायरा अब्बासी साहबा, क्या अभी जंग नज़र आ रही है आपको? बड़ी देर से हम देख रहे थे कि पानी के ऊपर सुन भी रहे हैं
कि पानी के ऊपर जंग हो सकती है, लेकिन इस वक्त इंडिया जिस नहज पे आ रहा है, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने कल सुनी हो, उन्होंने एक हिंट भी दिया है उसके अंदर। क्या आप समझती हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया की एक और जंग हो सकती है? देखिए जी, पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो हमारे लिए पानी जो है वो बहुत अहम है। और ये हमेशा से हम जब स्टूडेंट थे तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं करेगा तो वो वाटर बॉम्ब यूज़ करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट द वाटर एट द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इससे पहले भी हमारे डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जब लास्ट ईयर का मामला हुए पानी के मामले में, तो उसमें यही कहा गया कि इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत अहम है। और जाहिर है कि हमारे दरिया और उनके दरिया का एक कनेक्टिविटी है, और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो है इंडिया इज बाउंड टू अबाइड बाय द ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहते हैं। डेफिनेटली देखिए, इंडिया क्योंकि लास्ट 4 डेज वॉर जो है वो हार चुका है, तो वो कोई ना कोई इस तरह की चालें जो है वो चलता रहता है। जैसे कि अब वो वॉर नहीं जीते हैं तो वो प्रॉक्सीज को यूटिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस, डिफरेंट हमारे जो ट्राइबल इलाके हैं बलूचिस्तान में एंड एल्सवेयर हर जगह पे है, जो PLA को यूज़ करना और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है, जाहिर है कि पानी एक ऐसा मामला है कि उनको पता है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को तंग किया जा सकता है। तो पाकिस्तान इंडिया जो है वो ऐसे तमाम हथकंडे ज़रूर इस्तेमाल करेगा जहाँ पर वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह जी ठीक हो गया हर्ट कर सके। बिल्कुल। नाउ पाकिस्तान डिप्लोमेसी, हमारी लीडरशिप को चाहिए कि हमें जो हमारी मौजूदा हालात में हमारी जो इम्पोर्टेंस उभर के सामने आई है इंटरनेशनल पीस मेकिंग के अंदर, उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए इंडिया को बार बार एक्सपोज भी करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो रेड लाइंस हैं उनके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंडिया को बार बार जो है ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये हम एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से जब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसकी वजह से एक मुआशी दबाव आया और पूरी दुनिया के अंदर उसकी कीमतें बढ़ी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं वो तो आसमान को छू रही हैं। अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें अपने हमसाया ममालिक के साथ, तो हमारे हमसाया में आप इंडिया को देखें, वहाँ पे सिर्फ 3% पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया। बांग्लादेश को देखें तो 14-14.5%, और जब पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पर 61% यहाँ पे इजाफा हो चुका है। अब पाकिस्तान में इतने इजाफे की क्या वजूहत है? नताशा साहबा, ऐसे लगता है कि जो जंग हो रही है अमेरिका और ईरान की, उसके सारे अखराजात पाकिस्तानी कौम ने अदा करने हैं, जितने यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। देखिए जी, जिस तरीके के साथ पाकिस्तान में आधी रात को पेट्रोल का बॉम्ब जो गिरा है और ये 14.9 जो है इशारिया, इस पर ये जो प्राइस इसकी बढ़ गई है, यकीनन ये बहुत एक अफसरदा ख़बर है। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहती चलूँ कि जब से फरवरी 2026 से हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीज़ल की कीमतें हैं, पेट्रोल जो आपकी मसनूआत हैं, उनकी कीमतें जो हैं ये 3 से 4 दफ़ा बढ़ चुकी हुई हैं। आप जैसे अगर हम कंपेयर कर लें अपने जो ममालिक हैं, आपके हमसाया ममालिक, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर 16% जो है वो फरवरी से पेट्रोल जो मसनूआत है उस पर रेट बढ़े हैं। इसी तरीके से जो इंडिया है उसमें 3% तक बढ़े हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो 61% तक बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पे ये कहती चलूँ कि हमें इस वक्त देखें, एक्सटर्नली तो हम बड़ी एफिशिएंटली कर रहे हैं, हमारा मार्का हक भी चल रहा है, उसकी एनिवर्सरी भी चल रही है, हमारी एक तरफ मीडिएशंस भी चल रही हैं। एक्सटर्नली पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे अपने स्पीडी और एफिशिएंटली जो है वो काम कर रहा है। बट इंटरनली भी हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इनर्शिया की स्टेट में तो नहीं आ गए हैं। आपकी जो आवाम है वो इस वक्त बहुत मसले मसाइल में है। आप यहाँ पर देखते चलें कि जो आपकी लेट्स से मिनिमम वेज है राउंड अबाउट 40,000 के हिसाब से, अगर आप मुझे ये बता दें कि 415 रुपये का पेट्रोल क्या वो आपकी आवाम अफोर्ड कर सकती है? 40% ऑफ द पीपल आर अंडर पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान। हाउ डू यू एक्सपेक्ट? जिस तरह मार्का हक का एक जश्न है, हम पूरी कौम जश्न मना रही है, और ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा के इस मौके के ऊपर
क्या उस जश्न की खुशियां मान नहीं की गई? देखिए, बड़ी अगर ना ज़्यादती की बढ़ाया बात है। जाता, कम किया जाता तो शायद कौम को ज़्यादा खुशी मिलती। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं यहाँ पर इस कॉन्ट्रडिक्शन को जो है ना, मैं वो बिल्कुल सामने लेकर आती हूँ कि एक तरफ हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं मार्का हक की, और दूसरी तरफ जो कौम है हमारी अब वो सोग बनाना शुरू हो गई है कि इतनी पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। आगे ईद आ रही है, ईद पे लोगों ने घर जाना है, और आपको पता है इस चीज़ का कि जब आपकी पेट्रोलियम के मसनूआत में जब इजाफ़ा होता है तो ये इजाफ़ा जो है आपकी बिल्कुल एक एक चीज़ के ऊपर आता है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है आपकी खाने की अशिया पर हो गया, और जैसे मैंने आपको कहा कि 40% पावर्टी लाइन में आपकी अंडर है आपकी पॉपुलेशन, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है वो सर्वाइव कर सके। तो इससे क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट कि जी यहाँ पे क्राइम रेट आपका बढ़ जाना है। अनकरीब आप देखेंगे कि क्राइम रेट में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ में बिलीव करती है कि हमें अपनी आवाम को एक रिलीफ देनी है। ठीक है, इस वक्त हमारी रियासत जो है मुश्किल हालात से गुज़र रही है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, कुछ ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए जिसमें हमारी आवाम को जो है वो चले फ़ायदा ना पहुँचे बट एटलीस्ट नुकसान भी ना पहुँचे। जी, बहुत शुक्रिया नताशा दौलताना साहिबा, जनाब डॉक्टर इरफान साहब, फिजुल्ला न्याई साहब, डॉक्टर सायरा अब्बासी साहबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। और बिलखसूस पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है, क्या बेहतर होता कि हुकूमत इस मौके के ऊपर कीमतें बढ़ाने की बजाय उनको कम करती, ताकि ये जो मार्का हक का बुनियानुल मरसूस का जो आज जश्न मना रही है कौम, उसका जश्न की खुशियाँ जो है वो मज़ीद दोबाला हो जाती, मांदना पड़ती। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।